नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। इधर आपका यूपी में मतलब आपका अध्याचन आ चुका है और जल्दी आपका डिग्री मिलेगा, आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको। उसी प्रकार से जो आपका बीपीएससी है, जो आपका बीपीएससी 4.0 है, वो जल्द ही आने वाला है। उसका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है और आप लोग को बस एक ही सलाह रहेगी मेरी कि आप मन लगा के पढ़ाई करते रहें और ये ना सोचे कि नोटिफिकेशन आज आ रहा है या कल आएगा। जब भी आएगा इतना मौका नहीं मिलेगा कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए। तो जो मौका आपके पास अभी है उसी पे फोकस रहिए। तो चलिए, आज का आपकी क्लास नंबर 13 है, जिसका टॉपिक क्या है। इसका टॉपिक आपका है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। और हमारे पास दो चॉइसेस थी, या तो आपके मतलब पीवाईक्यू ले आते आपके, उसी के हिसाब से समझाते आपको, या हम थ्योरी लेके आते पहले, उसके बाद आपको पीवाईक्यू करवाते। सीन मचा जी बस इतना है कि अगर यहाँ पर हम सिर्फ पीवाईक्यू लेकर आते तो आप लोग हो जाते कंफ्यूज। क्या हो जाते? आप लोग जाते कंफ्यूज हो जाते। इसीलिए हमने सोचा कि एक दो क्लास की बात है, पहले आपको थ्योरी पढ़ा देते हैं, उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे आपको। तो चलिए, तो क्लास शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन हमारा सिंपल सा क्या है। एवरी आवर स्पेंड स्टडिंग इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर ऑन सक्सेस। हर घंटे आप जो स्पेंड कर रहे हैं पढ़ाई में, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या आपका मतलब इन्वेस्टमेंट है। आगे जाकर आपको सक्सेस मिलेगी, उसके लिए क्या आपका इन्वेस्टमेंट है। जैसे प्लांट द सीड्स टुडे, रिकैप द रिवॉर्ड्स टुमारो। यानी कि जिस प्रकार से अगर आपने आज खेत में अपना बीज लगाया है तो एक दिन कल जाकर वो आपका देगा, आपको कल जाकर आपको वो रिवॉर्ड देगा, आपको फल देगा। उसी प्रकार से अगर आप आज 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है कल की सक्सेस के लिए। तो चलिए, सबसे पहले आपका पॉइंट है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। सबसे पहले बात आती है आपकी कि सेल डिवीजन होता क्या है, कोशिका विभाजन आपका होता क्या है। तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है मतलब सभी सजीव जीवों में बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्या आपकी सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, क्या आपकी सभी जीवों में क्या है सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या है जरूरी है आपका कोशिका विभाजन। कि अगर कोशिका आपकी विभाजित विभाजित ना हो तो क्या होगा, आपकी कोश मतलब कि जो आपका चला आ रहा है मतलब वो खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोशिका है ना। अब जाहिर सी बात है, कोशिका ने जन्म लिया है, कोई चीज किसी चीज ने जन्म लिया तो एक दिन वो मर जाएगी, है ना। किसी चीज ने जन्म लिया है तो एक दिन वो मर जाएगी। तो अगर ये खुद को डिवाइड ना करे, अगर ये खुद को डिवाइड ना करे तो क्या होगा, ये तो खत्म हो जाएगी, है ना। ये तो आपकी खत्म हो जाएगी। और अगर ये डिवाइड कर जाती है, अपनी नई कोशिका बना लेती है, तो क्या होगा, ये तो आपकी मर गई, जो न्यू वाली थी वो आपकी जीवित रह जाएगी, है ना। तो ये क्या आपका, ये आपका जो आपका निरंतरता है, आपकी कंटिन्यूटी है लाइफ की, उसको बरकरार रखने के लिए आपका सेल डिवीजन जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? कोशिका विभाजन आपके लिए जरूरी होता है निरंतरता को बनाए रखने के लिए। अगला पॉइंट आपका है ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल। जब हम कोशिका विभाजन करते हैं उसके दौरान क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस। उस टाइम पे क्या होता है, आपका डीएनए की प्रकृति बनती है और कोशिका में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है आपका, और सेल में क्या होता है, ग्रोथ होती है आपकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या आपका, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस इन अ coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes। क्या बोल रहा है कि कोशिका विभाजन, डीएनए का रेप्लिकेशन और कोशिका का जितना ग्रोथ होगा, ये सब क्या होता है आपस में कोऑर्डिनेट करके, मतलब आपस में सहभागिता करके ये चेक करते हैं कि जो आपका जो नया जीनोम, जो आपकी नई कोशिका बढ़ रही है, उसमें चीजें सही से जाएं, है ना। कि कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि समन्वित तरीके से होती है ताकि सही विभाजन और अपूर्ण जीनोम युक्त
संतति कोशिकाओं का निर्माण सुनिश्चित हो सके, है ना। कि ऐसा नहीं कि मतलब किसी में आपका, जैसे आपने देखा हो ना, जब गांव में दावतें होती हैं तो मतलब लोग बैठे होते हैं आप इस प्रकार से, है ना। किसी को आपने एक पूरी परस दी, किसी को आपने दो पूरी परस दी, किसी को एक परस दी, किसी को आपने तीन पूरी परस दी। तो ऐसा नहीं होता है, जो भी होगा बराबर बराबर होगा। अगर सबको मिल रही है तो एक ही मिलना चाहिए। तो इसीलिए मतलब ये चीज चेक की जाती है कि सब चीज आपकी प्रॉपर वेल सेटल्ड मैनर में हो। अगर ऐसा ना होगा तो क्या हो जाएगा, चीजें आपकी खराब हो जाएंगी। अगला पॉइंट है आपका सेल डिवीजन। आपका कोशिका चक्र क्या होता है, देखिए, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का वह क्रम, बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जो आपका कोशिका चक्र है उसमें क्या होता है कि जो कोशिका होती है वो अपने जीनोम को क्या करती है, डुप्लीकेट करती है। अगर आपका जीनोम एक है तो वह एक को एक और करके आपका दो बना लेगी, है ना। आगे क्या बोल रहा है कि घटनाओं का वह क्रम है जिसके द्वारा एक कोशिका अपने जीनोम की प्रतिलिपि बनाती है। क्या करती है, अपनी प्रतिलिपि बनाती है, कोशिका के अन्य घटकों को संश्लेषित करती है और अंततः दो संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है। यानी कि सिंथेसिस द अदर constituents of the cells and eventually divides into two daughter cells। आपकी एक कोशिका है, वो खुद में चेंजेस करके क्या करती है, आपकी दो कोशिकाएं बना लेती है। और ये प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है आपका, उसमें आपका सेल डिवीजन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, तो ये कहलाता है आपका सेल साइकिल, यानी कि कोशिका चक्र। समझ में आई आपको पूरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बारी आती है आपकी सेल ग्रोथ क्या होता है आपका, कोशिका वृद्धि क्या होती है आपकी। तो देखिए, इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जैसे आपने देखा होगा कि आपका एक सेल होता है, ये आपकी कोशिका है, ठीक है ना। कोशिका में आपका न्यूक्लियस होता है, आपका क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है। और उसके बाहर जो तरल पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, तो इसमें बोल दिया आपका साइटोप्लाज्म बोल दिया हमने, है ना। तो ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो का साइटोप्लाज्म है वो लगातार बढ़ता रहता है। क्या होता है, लगातार बढ़ता रहता है। यानी कि कोशिका वृद्धि में क्या होता है, कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में एक सतत प्रतिक्रिया है। यानी कि लगातार जो आपका कोशिका द्रव्य है वह बढ़ता रहेगा। क्या होगा आपका, जो आपका साइटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, आपका इंक्रीज होता रहेगा। अगला पॉइंट आपका है, क्या है, सेल डिवीजन रिक्वायरमेंट। जो आपका कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए, द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डीएनए आर टेकन distributed to daughter nuclei by a complex series of events. These events are under genetic control। जो इवेंट्स होते हैं वो किसका कंट्रोल किए जाते हैं, वो किए जाते हैं आपके साइक्लिन एंड सीडीके काइनेस। ये आपके दो एंजाइम्स हैं जिसके द्वारा ये चीज कंट्रोल की जाती है। याद रखिएगा, जो बच्चे 9, 10 या 11, 12 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से दो एंजाइम्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं आपका सेल डिवीजन। तो कौन से होते हैं, साइक्लिन एंड सीडीके काइनेस। कौन से होते हैं आपके, बताइए। तो वो होते हैं आपके साइक्लिन एंड आपका सीडीके काइनेस, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। और आपको बता दें ये जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ के आए हैं आपके, ये सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, ठीक है ना। तो आप ये ना सोचिए कि मतलब हमने इसको पॉइंट्स वाइज लिखा हुआ है तो ये एनसीईआरटी नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी ही है। बस आपको समझाने के लिए हमने लाइन बाय लाइन इनको पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। अगर आप एनसीईआरटी बुक देखें जाकर तो आपको हर वो चीज मिलेगी जो यहाँ पर लिखी हुई है। अगला पॉइंट आपका है अटिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स। जो आपका मतलब एक मान लीजिए एक आपका यूकैरियोटिक सेल है,
उसकी जो साइकिल होगी, जैसे आपका ह्यूमन सेल होता है, डिवाइड 1 in every 24 hour इन कल्चर। क्या बोल रहा है कि एक विशिष्ट यूकैरियोटिक कोशिका चक्र, जैसे कि मानव कोशिका है, प्रत्येक 24 घंटे में एक बार विभाजित होती है। क्या होती है? हर एक 24 घंटे के बाद में खुद को क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है ना? कितने में? 24 आवर में एक जो ह्यूमन सेल होती है वो खुद को डिवाइड करती है। कितने में बेटा जी? मानव कोशिका प्रत्येक 24 घंटे में खुद को विभाजित करती है। याद रहेगा, जिसमें आपका 23 घंटे जो होते हैं वो किसके होते हैं? आपके इंटरफेस के होते हैं। और एक जो घंटा होता है वो किसका होता है आपका? तो वो होता है आपका एम फेस का। अभी समझाएंगे आपको आगे जाकर, बस आप इतना समझिए यहाँ पर कि जो 1 घंटा होता है वो होता है आपका एम फेस का, और जो 23 घंटे होते हैं वो किसके होते हैं? आपके इंटरफेस के होते हैं। इंटरफेस बोले तो आपका अंतरावस्था। क्या होती है आपकी? अंतरावस्था। ठीक है ना? जो 23 घंटे होते हैं वो आपके होते हैं अंतरावस्था के, और जो आपका 1 घंटा होता है, 1 घंटा वो किसका होता है? तो वो होता है आपका एम प्रावस्था का। एम प्रावस्था का होता है। ठीक है ना? जैसे होता क्या है कि जब आप मतलब गूगल ट्रांसलेटर से आप टेस्ट कॉपी मारते हो, मतलब टेस्ट को आप मतलब कन्वर्ट करते हो, तो कभी कभार मतलब उससे वो जो होता है मतलब खुद को चेंज नहीं कर पाता है। तो इसीलिए चीजें थोड़ी सी अजीब हो जाती हैं। तो इसलिए मतलब हमने आपको हिंदी में लिख दिया यहाँ पर। जब 23 घंटे होते वो होते हैं आपके अंतरावस्था के, और 1 घंटा होता है आपका एम प्रावस्था का। ठीक है ना? जैसे देखिए आपका इस इमेज पर, ये क्या है आपका? ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आपका इंटरफेस है। क्या आपकी ये अंतरावस्था है, और ये आपका एम फेस है। कौन सा फेस है आपका? ये आपका एम प्रावस्था है। तो यानी कि 23 घंटे जो होंगे वो कितने होंगे? वो इसके लिए होंगे, और जो 1 घंटा होगा वो किसके लिए होगा? इसके लिए होगा। जैसे होता क्या है कि आपने मान लीजिए आपने पूरी साल, 1 साल आपने तैयारी की। क्या की आपने? पूरी 1 साल तैयारी की एग्जाम के लिए। और आपका एग्जाम कब होता है? एग्जाम होता है आपका 1 दिन में, है ना? मान लीजिए आपने पूरी साल तैयारी की और 1 दिन में आपने एग्जाम देने चले गए बीपीएससी का, है ना? समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उसी प्रकार से ये चीजें होती हैं। क्या होती हैं आपकी? ये चीजें होती हैं कि यानी कि 24 घंटे में आपका क्या होता है? पूरा एक कोर्स जो आप क्या जो 23 घंटे होते हैं उसमें आपका क्या होता है? इंटरफेस होता है, और 1 घंटा होता है आपका एम फेस का। ये बात हो रही है आपकी किसकी? ह्यूमन सेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा जी? तो ये बात हो रही है आपकी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सेल की बात हो रही है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो सेल होती है उनकी ग्रोथ का रेट अलग अलग होता है। आप ये ना सोचे कि मतलब जो इसका जो हो रहा है वैसा ही मतलब हर जगह का होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। कोशिका चक्र की अवधि जो होती है वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये वेरी करता है, और सेल टू सेल क्या होता है? वेरी होता है, भिन्न भिन्न होता है। यानी कि जीव से जीववाद तथा तक तथा कोशिका प्रकार से कोशिका प्रकार तक भिन्न भिन्न होते हैं। कौन? आपके सेल साइकिल जो होती है, जो कोशिका चक्र जो होता है उसकी जो अवधि होती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है, और सेल टाइप टू सेल टाइप में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब ह्यूमन सेल में आपको 24 घंटे का हो रहा है तो ईस्ट की कोशिकाओं में भी ये सेम टाइम पे होगा। अब देखिए आगे कि जो आपके ईस्ट है उसका जो सेल साइकिल होता है वो कितने का होता है? ओनली अबाउट 90 मिनट्स। कितने का होता है? तो वो होता है आपका सिर्फ 90 मिनट का। कितने का होता है ईस्ट में? पता है कितने मिनट का होता है? तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट का होता है। और देख रहे हैं आप जिस प्रकार से आपका ह्यूमंस में आपका 24 घंटे लग रहता है आपके, उसी प्रकार से ईस्ट में आपका सिर्फ 90 मिनट लगा है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेसेस। जो आपका कोशिका चक्र है उसके क्या है? 2 मूल चरण है आपके हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका इंटरफेस,
और एक होता है आपका एम फेस। इंटरफेस बोले तो आपका अंतरावस्था, अंतरावस्था, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका एम इंटरफेस आपका। और उसी प्रकार से जो आपका एम फेस होता है उससे क्या बोलते हैं बताइए। तो ये होगा आपका एम फेस, यानी कि एम प्रावस्था, एम प्रावस्था, ठीक है ना। आपको बता दें एक बात, पूछिए कौन सी, कि जो आपका सेल डिवीजन होता है आपका, वो आपका दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका माइटोसिस और एक होता है आपका मियोसिस। क्या होता है आपका? एक होता है आपका माइटोसिस और एक होता है आपका मियोसिस होता है। कौन सा होता है बेटा जी? एक होता है आपका माइटोसिस और एक होता है आपका मियोसिस होता है। माइटोसिस बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बताइए? इसको हम बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं बताइए? इसको हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन बोलते हैं, है ना। और इसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री, अर्धसूत्री बोलते हैं। किसको? मियोसिस को, ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे आपका माइटोसिस। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे आपका माइटोसिस पढ़ेंगे, ठीक है ना। और कल की क्लास में पढ़ेंगे आपका मियोसिस। तो ठीक है ना। जो आपका सेल साइकिल है वो आपके तीन फेज में डिवाइड होता है, दो फेज में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? एक आपका माइटोसिस और दूसरा आपका मियोसिस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका माइटोसिस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, देख पा रहे आप इस इमेज पर, देख पा रहे हैं ना। ये आपका इंटरफेस है। इंटरफेस में क्या होता है? आपका तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? G1, S एंड G2, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो आपका माइटोसिस होता है उसमें कितने होते हैं आपके? चार पार्ट होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड आपका टीलोफेस। कौन कौन से? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड आपका टीलोफेस, ठीक है ना। समझ में आई आपको बात? कौन कौन से होते हैं? प्रोफेस, मेटाफेस और एनाफेस और लास्ट में आपका टीलोफेस। तो एम प्रावस्था, और इसी को हम बोल देते हैं आपका सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन। क्योंकि हम आपका माइटोसिस चला रहे हैं तो क्या बोलेंगे इससे? इससे हम बोलेंगे माइटोसिस फेस, ठीक है ना। सूत्री विभाजन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी माइटोसिस की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं आपकी हम माइटोसिस से। चलिए, तो सबसे पहले आया क्या? जो आपका द एम फेस एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। जो डिवीजन होता है कोशिका का, कहां पर होता है बताइए? तो वो सिर्फ और सिर्फ होता है आपका कहां पर? एम फेस पर होता है, याद रखिएगा। इंटरफेस में आपका कोई डिवीजन नहीं होता है। इंटरफेस में कोई डिवीजन नहीं होता है। कहां पर डिवीजन होता है आपका? तो वो होता है आपका एम फेस में। अंतरावस्था में आपका कोई भी डिवीजन नहीं होता है कोशिका का। और कहां पर होता है? तो वो होता है आपका एम फेस पर, आपका वास्तविक कोशिका विभाजन आपका होता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका सबसे पहले आता है आपका इंटरफेस, यानी कि प्रावस्था। क्या चाहिए भैया जी बताइए? इंटरफेस यानी कि आपका अंतरावस्था, अंतरावस्था। represent the phase between two successive M phases 95% of the duration of the cell cycle। क्या बोल रहा है कि दो क्रमिक एम चरणों के बीच के चरण को दर्शाता है। जैसे अगर मान लीजिए आप, ये आपका एक सड़क है आपकी और ये आपकी दूसरी सड़क है, इन दोनों को जो मिलाएगी उसे हम क्या बोलेंगे बताइए? तो उसको हम बोलेंगे इंटरफेस, अंतरावस्था। समझ में आई आपको बात? और ये कितनी होगी? ये होगी आपकी 95%। कितनी होगी आपकी? तो ये होगी आपकी 95% की होगी। कौन सी? आपकी अंतरावस्था। जैसे आपने पूरी एक साल तैयारी की, आपने पूरी एक साल तैयारी की और सिर्फ आपका एग्जाम कितने दिन का हुआ?
वो हुआ आपका सिर्फ एक दिन का आपका एग्जाम हुआ। उसी प्रकार से जो आपका इंटरफेस होता है वह होता है आपका कितने का, 95% का होता है, यानी कि 95% का होता है आपका। और वहीं पर जो आपका एमफेस होता है वो कितने का होता है, तो वो होता है आपका 5% का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इट इज द रेस्टिंग फेस। इससे हम रेस्टिंग फेस के नाम से भी जानते हैं, इसको हम विश्राम अवस्था के नाम से भी जानते हैं। किसको बताइए, किसको जानते हैं हम, इंटरफेस को, अंतरावस्था को हम ब्राम फेस के नाम से भी जानते हैं। ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जिसके दौरान कोशिका विभाजन की तैयारी की जाती है। जैसे जब आप पूरी एक साथ तैयारी कर रहे होते हो, क्या करते हो, उस टाइम आप पढ़ाई करते हो, तैयारी करते हो ना अपने एक दिन के एग्जाम के लिए। तो उसी प्रकार से जो सेल कोशिका होती है आपकी, वो आपकी पूरे समय तक क्या करती है, तैयारी करती है, पूरे समय तक तैयारी करती है कि जब उसका समय आए विभाजन का, डिवीजन का, तो उस समय वो इतनी तैयार हो कि वो जॉब ले सके। जिस प्रकार से आपको भी हम बोलते हैं ना कि पूरी एक साल इतनी मेहनत कर दीजिए कि जब आपका एग्जाम हो तो आप उसमें टॉप करके आए और अपनी जॉब, अपनी एक सीट पक्की कर ले। तो अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या आपका, अगला पॉइंट हमारा है सेल ग्रोथ एंड गेन रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन ऑर्डरली मैनर। क्या बोल रहा है कि कोशिका वृद्धि और डीएनए प्रतिकृति व्यवस्थित तरीके से होती है। क्या होती है, एक प्रॉपर मैनर होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने आज पढ़ाई की, 2 दिन पढ़ाई नहीं की, फिर 3 दिन आप पहुंच गए पढ़ाई करने के लिए। ऐसा, ये बात आप भी जानते हैं कि जो बच्चा ऐसा करेगा तो उसका सिलेक्शन होना नामुमकिन है, मतलब इतना आसान तो नहीं होगा। और जो बच्चा डेली पढ़ाई कर रहा है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन में पढ़ाई कर रहा है, मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन में पढ़ाई कर रहा है अपना, डेली का 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है अपना, तो उसका सिलेक्शन आसान होगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसी प्रकार से जो सेल ग्रोथ होती है और जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो एक प्रॉपर मैनर में होता है ना। इसके आपके 3 फेस होते हैं, कौन कौन से बताइए। इसके हमारे 3 फेस होते हैं, 3 फेस होते हैं, कौन कौन से। इसके हमारे 3 फेस होते हैं, कौन कौन से, G1 फेस, एस फेस एंड आपका G2 फेस। G1, एस एंड G2 फेस। और इसी को हम बोल देते हैं आपका इंटरफेस। क्या बोल देते हैं इसी को हम, इसी को हम बोल देते हैं आपका इंटरफेस बोल देते हैं। यानी कि 3 चरण होते हैं आपके, कौन कौन से, G1 चरण, एस चरण, आपका G2 चरण, और इसी बोल देते हैं हम अंतरावस्था। क्या बोल देते हैं इसी को हम, इसी को हम बोल देते हैं आपका इंटरफेस बोल देते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, G1 का मतलब क्या होता है, गैप 1। एस का मतलब होता है सिंथेसिस। और G2 का मतलब होता है गैप 2। क्या होता है, G1 का मतलब होता है अंतराल अवस्था 1, एस का मतलब होता है संश्लेषण, G2 का मतलब होता है अंतराल 2। समझ में आई आपको बात। चलिए अब पढ़ते बारी बारी करके, G1 क्या होता है, एस क्या होता है और आपका G2 क्या होता है। उससे पहले समझ लीजिए कि इंटरफेस के बारे में क्या आता है आपका। अब देखिए आप एम फेस को, एम फेस में क्या होता है, स्टार्ट्स विद न्यूक्लियर डिवीजन। उसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, यह प्रक्रिया केंद्र विभाजन, जिसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। यानी कि जब आपका न्यूक्लियस डिवाइड करे, क्या डिवाइड करे, व्हेन, जब आपका न्यूक्लियस डिवाइड करे, न्यूक्लियस, क्या कर रहे हैं, मतलब जब आपका न्यूक्लियस डिवाइड करे तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है ना। क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इससे मतलब कैरियोकाइनेसिस ही बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में जब आपका हो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब अगर आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तो उसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस बोलते हैं।
यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। यानी कि कोशिका का द्रव्य का जो विभाजन होता है उसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले आपका हुआ इंटरफेस, उसके बाद हम पहुंचे कहां पर, कैरियोकाइनेसिस पर पहुंचे, लास्ट में आपका होगा साइटोकाइनेसिस। समझ में आई बात आपको? चलिए अब देखिए आपका इंटरफेस का पहला फेस G1 फेस। अब G1 फेस में क्या होता है फटाफट देखते हैं। देखिए G1 फेस को हम क्या बोलते हैं, G1 फेस बोलते हैं, यानी कि गैप 1 फेस भी बोलते हैं इसे हम, क्या बोलते हैं इसे हम, गैप 1 भी बोलते हैं इसे हम, है ना। हिंदी में इसे हम पक्ष सूत्री अंतराल प्रावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पक्ष सूत्री अंतराल अंतरकाल प्रावस्था भी बोलते हैं इसे हम, ठीक है ना। किसको? G1 फेस को। अब देखिए इसमें क्या होता है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि एस फेस। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका एम फेस और एस फेस के बीच की जो जगह होती है उसे हम बोलते हैं G1 फेस। देख पा रहे आप इस इमेज पर, देखिए यहां पर ये आपका है G1 फेस है ना, और ये एस फेस और एम फेस के बीच का क्या है, अंतराल है। समझ पा रहे हैं? तो इसको हम बोलते हैं G1 फेस बोलते हैं। सेल इज मेटाबॉक सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअस ग्रो। क्या बोल रहा है, कोशिका चयापचय रूप से सक्रिय होती है और प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण द्वारा लगातार बढ़ती रहती है। किसके द्वारा? आरएनए और प्रोटीन की मात्रा इसमें बढ़ती रहती है। जैसे आपने सोचा कि हम बीपीएससी टीआरई 4.0 की हम तैयारी करेंगे, है ना। क्या करेंगे? हम तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले आप सोचेंगे कि हमें कौन कौन सी किताबें लेनी चाहिए, है ना। यही सोचेंगे ना कि हमारा अगले 1 साल तक क्या रोड मैप होना चाहिए। तो जो काम आप वहां पर करेंगे वही काम आपका सेल करती है, अपने सेल डिवीजन के टाइम पर करती है। तो जीवन फेस होता है उसमें क्या होता है, जो कोशिका है आपकी सेल है वो मेटाबॉलिकली कैसे हो जाएगी, आपकी एक्टिव होगी। कैसे होगी? चयापचय के रूप में कैसे हो जाएगी, आपकी सक्रिय हो जाएगी। आपकी कौन? आपकी जो आपकी सेल होगी जो खुद को डिवाइड करना चाहेगी। आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूसली ग्रो, और खुद को लगातार तैयार करती रहेगी कि हाँ आज मैं उठ के पढ़ाई करनी है, आज मैं उठ के पढ़ाई करनी है। ऐसा सेल नहीं बोलेगी, ऐसा आप लोग बोलेंगे। सेल क्या बोलेगी कि मुझे डिवाइड करना है, मुझे डिवाइड करना है। समझ रहे ना, मुझे डिवाइड करना है। और इसी के साथ साथ क्या होगा, इसमें प्रोटीन और जो आरएनए होगा वो बनेगा। क्या बनेगा इसमें? आपका क्या बनेगा बताइए। इसमें आपका बनेगा आरएनए और प्रोटीन बनेगा आपका। किसमें? जीवन फेस में। याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत? बस आपके लिए इतना ही है। जीवन फेस में क्या होता है, आपका जो सेल होती है आपकी मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है और खुद को कंटिन्यू ग्रो कराती रहती है। तो ये तो हो गया आपका जीवन फेस, यानी कि पच्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था। अगली बारी आती है आपकी एस फेस की, जिसे हम बोलते हैं सिंथेसिस फेस, यानी कि संश्लेषण प्रावस्था। इसी को हम बोल देते हैं आपका क्या, संश्लेषण प्रावस्था बोल देते हैं इसी को हम, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, आप देख पा रहे थे इमेज पर, इमेज है यहाँ पर, कहाँ चली गई, रुको एक मिनट। हाँ, तो ये जो इमेज है आपकी ये वाली, देखिए इस पर, ये आपका है एस फेस। इसमें क्या है,
इसमें आपका होता है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है इसमें आपका? इसमें होता आपका है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है देखिए, इसमें आपका होता है डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, डीएनए का संश्लेषण या प्रतिकृतिकरण हो रहा है आपका यहाँ पर। समझ में आई आपको बात? किसमें आपका एस फेस पर क्या हो रहा है आपका, डीएनए का संश्लेषण हो रहा है। क्या हो रहा है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए आपका हो रहा है। इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। क्या हो रहा है देखिए, प्रति कोश का डीएनए की मात्रा दोगुनी हो रही है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास एक रोटी है, क्या आपके पास में एक रोटी है, तो ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, एक रोटी ये बना दी और एक रोटी ये बना दी। ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। आपने क्या किया, आपके पास एक रोटी थी, है ना? रोटी आपके पास एक ही है, रोटी आपके पास एक ही है। बस फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ कि जितना आटा आप लगा रहे थे दो रोटी बनाने में, जितना आटा आप लगा रहे थे दो रोटी बनाने में लगा रहे थे, उतने दो आटे में क्या करता है, एक रोटी बना दी। क्या कर दिया, उतने ही आटे की हमने एक रोटी बना दी। यानी कि जो अमाउंट था हमारा आटे का वो बढ़ा दिया, रोटी हमारी सेम रही। क्या रही, रोटी हमारी सेम रही। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, 2C डीएनए था आपका, हमने क्या किया, 4C डीएनए कर दिया। दो की जगह पे क्या कर दिया हमने, 4 कर दिया। दो की जगह पे 4 कर दिया। बट लेकिन क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। जो संख्या थी आपके क्रोमोसोम की वो चेंज नहीं हुई, वो सेम की सेम रही। कैसी रही देखिए, लेकिन गुणसूत्र संख्या जो थी वह वह की वह रही। लेकिन जो डीएनए का अमाउंट था, जो आटा जो था आपका, उसका आपने अमाउंट अमाउंट बढ़ा दिया। क्या किया आपने, पहले आपका 100 ग्राम की रोटी बन रही थी एक, हमने क्या किया, हमने 200 ग्राम की रोटी बना दी, है ना? तो डीएनए का जो अमाउंट था वो बढ़ गया, ना कि अलग कोई क्रोमोसोम बन गया। ठीक है ना? आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ईच क्रोमोसोम हैव डबल अमाउंट ऑफ डीएनए। जो क्रोमोसोम होगा उसके पास क्या हो जाएगा, आपका डबल अमाउंट हो जाएगा। यानी कि 2n सेल ऑफ G1 फेस इज स्टिल 2n इन S फेस। डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस। इसमें क्या होगा, जो आपका देखिए 2n G1 में था, 2n G1 में था, जैसे ना समझ में आएगा आपको, यहाँ पे समझ में आएगा आपको। देखिए G1 में था आपका n था, मतलब 2n था आपके पास में। अब आपका S में आ गया, S में आपका क्या होगा, 2n ही रहेगा, 2n ही रहेगा। लेकिन जो आपका पहले था 2C था, हमने क्या कर दिया, 2C कर दिया हमने 4C। क्या कर दिया, 2C कर दिया हमने 4C कर दिया। यानी कि अमाउंट डबल कर दिया। लेकिन जो चीज वो थी, एक रोटी थी पहले, आज ही हमारे पास एक ही रोटी है। क्या है, हमारे पास में एक ही रोटी है। लेकिन जो अमाउंट था आटे का वो हमने बढ़ा दिया, आपका डबल कर दिया। आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एस में क्या होता है आपका, डीएनए प्रतिकृति नाभिक में शुरू हो जाती, कहां पर, डीएनए क्या जो प्रतिकृति होती है वो बनना शुरू हो जाती कहां पर, आपकी नाभिक में बनना शुरू हो जाती है। और सेंट्रियोल जो होगा, सेंट्रियोल कोशिका द्रव्य में दोहराता है। किसमें देखिए, यानी कि सेंट्रियोल होगा वो कैसे हो जाएगा आपका, डुप्लीकेट हो जाएगा, किसमें, साइटोप्लाज्म में। किसमें, एनिमल्स में। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है, याद रखिएगा, प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। लिख देते हैं आपका, इन प्लांट सेल सेंट्रियोल एब्सेंट। कैसा होता है, सेंट्रियोल आपका एब्सेंट होता है, किसमें, आपका प्लांट सेल में। याद रहेगा आपको, प्लांट सेल में सेंट्रियोल आपका एब्सेंट रहता है। ठीक है ना बेटा जी? और जो एनिमल सेल होती है उसमें आपका सेंट्रियोल होता है। यानी कि सेंट्रियोल का नंबर
सेंट्रोल जो होगा खुद को डुप्लीकेट कर लेगा, किसमें, आपका एस फेस में, और जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो खुद को डबल कर लेगा। यानी कि आपका एस फेस में क्या क्या हुआ बताइए। एस फेस में आपका क्या क्या हुआ, एस फेस में आपका सिर्फ दो चीजें हुई, कौन कौन सी, एक हुआ आपका जो अमाउंट था वो डबल हुआ, और दूसरा जो सेंट्रोल था आपका वो डबल हुआ, किसमें, आपका एस फेस में। चलिए अब पढ़ते हैं आपका जी टू फेस में। अब जी टू फेस को क्या बोलते हैं, हम इससे हम बोल देते हैं आपका गैप टू फेस, यानी कि पूर्व पूर्व सूत्री पूर्व सूत्री विभाजन पूर्व सूत्री विभाजन अंतराकाल प्रावस्था, अंतरा अंतराल काल प्रावस्था, ठीक है ना। इसको बोलते हैं जी टू फेस को बोलते हैं पूर्व सूत्री विभाजन अंतराकाल प्रावस्था, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन बनता है। क्या बन रहा है आपका, प्रोटीन सिंथेसिस होगी आपकी, क्या हो गई आपकी, प्रोटीन आपका बन गया, कहां पर, जी टू फेस पर। प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, यानी कि यहां पर शुरुआत हो जाती है आपकी किसकी, माइटोसिस होने की आपकी शुरुआत हो जाती है। एटीपी स्टोरेज टेक्स प्लेस, स्पिंडल फाइबर्स सिंथेसाइज। अब ये बात आप भी जानते हो कि जो एटीपी होता है वो क्या होता है, आपका करेंसी होती है, क्या होती है आपकी, पैसा होता है। यानी कि बुक्स खरीदो, आप कैसे खरीदोगे, जब आपके पास पैसा होगा, है ना। और जब आपका सेल डिवीजन होता है, एम्फेस होती है आपकी, तो वहां पर आपका आपका पैसा खर्च होता है। तो पैसा कहाँ बनाओगे आप, जुट्टी पैसे बनाओगे आप पैसा, क्योंकि आपको पता है कि अब तो हम एग्जाम देने जा रहे हैं, अब तो हम एग्जाम देने जा रहे हैं। तो अब ये तो है नहीं कि आपका एग्जाम आपके घर पर होगा, आप जिस जगह पर एग्जाम सेंटर पर जाओगे तो जाने आने में आपका खर्चा होगा, क्या होगा, आपका खर्चा होगा, उसके लिए चाहिए आपको पैसे। तो पैसे कहाँ बनाओगे आप, तो वो बनाओगे आप अपने यूट्यूब पैसे बनाओगे अपना पैसा, कहाँ बनाओगे पैसा अपना, वो बनाओगे आपका यूट्यूब पैसे बनाओगे आप अपना, ठीक है ना। तो समझ में आया आपको, जीवन फेस, एस फेस और जी टू फेस। जीवन में हमने क्या किया बताइए, जीवन में हमने क्या किया, आपने जो कोशिका थी वो हो गई आपकी मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गई और खुद को ग्रो करने के लिए तैयार हो गई कि हाँ भाई अब तो हमें बीपीएससी का एग्जाम फोड़ना है और रैंक लेके आनी है। उसके बाद हम पहुंचे अपना एस फेस पर, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने क्या किया बताइए, उसमें हमने जो डीएनए का अमाउंट था वो हमने डबल कर लिया कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है, समझ रहे हैं ना। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें हिम्मत नहीं हारनी है। और क्या किया, हमने सेंट्रोल को डबल कर दिया, क्या कर दिया, हमने सेंट्रोल को अपना डबल कर दिया। तो ये तो काम हुआ आपका एस फेस पर, ठीक है ना। उसके बाद में जब पता चला कि अब तो हमारा एग्जाम डेट आ गई है, हमको चाहिए पैसा, क्योंकि जहां जिस जगह पे हम जो जहां पर हमारा एग्जाम सेंटर होगा वहां पर आपको जाना पड़ेगा। तो हम पैसा कहाँ पर बनाएंगे अपना, तो बनाएंगे अपना जी टू फेस बनाएंगे अपना, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं पूर्व सूत्री विभाजन अंतराल अंतरकाल प्रावस्था बोलते हैं। अब आखिरी में हम पहुंचे कहां पर, तो देखिए आपका जीवन भी हो गया, आपका एस भी हो गया आपका, और जी टू भी हो गया। अब घुसते हम हैं माइटोसिस पर, एम फेस पर, जिसे हम क्या बोलते हैं बताइए, जिसे हम बोलते हैं अपना कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं अपना कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। उससे पहले एक चीज और आती है आपके मार्क सामने, वो आती है आपकी जी नॉट फेस, जिसे हम जी जीरो फेस के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम शांत शांत अवस्था के नाम से भी इसे हम जानते हैं, किसको, जी नॉट फेस को। समझ में आई बात, ये क्या होता है देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा होगा बहुत से बच्चे तैयारी तो करते हैं, बहुत से बच्चे तैयारी तो करते हैं, लेकिन एग्जाम के डर से एग्जाम देने नहीं जाते हैं, एग्जाम के डर से
एग्जाम देने नहीं जाते हैं, परंतु उन्होंने तैयारी तो की होती है, परंतु उन्होंने प्रिपरेशन अपनी की होती है, लेकिन उनको मतलब फियर ऑफ एग्जाम होता है, यानी कि एग्जाम का डर होता है, जिसकी वजह से वो एग्जाम देने नहीं जाते हैं। लेकिन वो इतने कैपेबल तो हैं, लेकिन वो इतने कैपेबल हैं कि अपना एग्जाम देने जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं जी नॉट फेस, या आपका शांत अवस्था। समझ में आई बात आपको? द सेल्स द सेल्स डेट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट जीवन फेस टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज, जैसे हम बोलते हैं क्वेश्चन स्टेज या जी नॉट फेस ऑफ द सेल साइकिल, यानी कि वो खुद को वहीं पर रोक लेती है। जो कोशिकाएं आगे विभाजित नहीं होती हैं वे जीवन चरण से बाहर निकल जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, मतलब बाहर निष्क्रिय हो जाती हैं, परंतु वो चाहे तो आगे अपना डिवाइड कर सकती हैं। जीवन चरण से बाहर निकलकर निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं, जिसे निष्क्रिय अवस्था कहा जाता है, या इसी को हम शांत अवस्था भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शांत अवस्था भी कह सकते हैं, यानी कि निष्क्रिय हो गई वो वहां पर। कैसे हो गई बेटा जी? तो वो हो गई अपनी निष्क्रिय हो गई, यानी कि अब उनका मन नहीं है, एग्जाम देने नहीं जाएंगे। ठीक है ना? तो ये क्या आपका, ये हो गया आपका जी नॉट फेस, यानी कि आपका रेस्टिंग फेस। समझ में आई बात आपको? तो अब पहुंचते हमें अपना एम फेस पर। एम फेस पर पहुंचने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा। कौन सी? देखिए, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। जो आपके एनिमल्स होते हैं, प्राणी होते हैं, उनमें जो समसूत्री विभाजन होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? वो सिर्फ और सिर्फ द्विगुणित दैहिक कोशिकाओं में ही देखने को मिलता है। कहाँ पर? डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलता है आपको, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है ना? किसमें? एनिमल्स में आपको। उसी प्रकार से जो आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, मोटिक सेल डिवीजन कहाँ पे होता है? बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉयड सेल में देखने को मिलता है आपका, यानी कि अगुणित और द्विगुणित, अगुणित और आपका द्विगुणित। आपके प्लांट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड में भी हो जाता है उनका सेल डिवीजन, मतलब कि माइटोसिस हो जाता है आपका, और डिप्लॉयड में भी हो जाता है आपका, यानी कि अगुणित में भी हो जाता है आपका, और द्विगुणित में भी आपका हो जाता है। परंतु जो आपका एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है उनमें? तो वो होता है आपका सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। किसमें होता है? केवल द्विगुणित दैहिक कोशिकाओं में ही वो देखने को मिलता है आपका। क्या? माइटोसिस। क्या चीज बेटा जी? माइटोसिस सिर्फ देखने को मिलता है आपको कहाँ पर? एनिमल से मिलेगा आपको देखने को सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर? अपने डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में। और जो प्लांट्स होंगे वो तो कहीं पर भी आपका हो जाएगा। क्या? माइटोसिस आपका। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्लांट्स में माइटोसिस कहाँ पर होता है? तो वो हैप्लॉइड सेल्स में हो जाएगा आपका, डिप्लॉयड सेल में भी हो जाएगा। परंतु जो एनिमल्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलता है आपको। क्या? माइटोसिस। कोई दिक्कत है आपको? चलिए, अब बारी आती है आपकी एम फेस की, यानी कि माइटोसिस। शुरुआत में पहुंच गए हम कहां पर? तो हम पहुंच गए आपका माइटोसिस पर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? तो हम पहुंच गए आपके माइटोसिस पर पहुंच गए आपके, यानी कि सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन अवस्था। समझ में आई बात आपको? चलिए, मोस्ट ग्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, यानी कि
कोशिका चक्र की सबसे नाटकीय अवधि होती है कौन सी? आपकी एम फेज की। जैसे आपने पूरी साल पढ़ाई की, कोई दिक्कत नहीं हुई, आप रूम में या लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करते रहे। जब आप एग्जाम्स पर पहुंचे, एग्जाम सब्जेक्ट पर पहुंचे, तो वहां पर शुरू होता है आपका नाटक। यानी कि पहले आप ये लेके आइए, वो लेके आइए, यहाँ पर आपने अंगूठा नहीं लगाया, अब यहाँ पर आपने फोटो नहीं लगाया, यहाँ पे आपका साइन नहीं हुआ है। मतलब बहुत से फालतू काम होते हैं जिससे बच्चा परेशान हो जाता है। उसी प्रकार जैसे आप एम फेज पे घुसते हैं तो क्या होता है, आपका ड्रामा शुरू हो जाता है। यानी कि मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है किसका? सेल साइकिल का। इन्वॉल्विंग अ मेजर रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, यानी कि जिसमें सभी घटकों का प्रमुख प्रमुख पुनर्गठन कोशिका का होता है। मतलब कि चीजें मतलब चेंज होने शुरू हो जाती हैं। इक्वेशनल डिवीजन जो आपका माइटोसिस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं समीकरण विभाजन। क्या बोलते हैं उसे? हम उसे बोल सकते हैं आपका इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं हमें, यानी कि समीकरण विभाजन बोलते हैं। यानी कि अगर आपके एक सेल है तो उससे आपकी दो सेल बनेगी। क्या बनेगी? आपकी एक सेल ये और एक सेल आपकी ये बनेगी। दोनों में फर्क क्या होगा बताइए? कुछ फर्क नहीं होगा। अगर ये आपकी 2n है तो ये भी आपकी 2n और 2n ही रहेगी। रिमेंबर वन थिंग कि इसमें जो डीएनए होगा आपका वो सेम रहेगा। किसमें? आपका माइटोसिस में आपका। समझ में बात आपको आई? इसीलिए इसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसे हमें? इसीलिए इसको बोलते हैं हमें समीकरण विभाजन बोलते हैं हमें। ठीक है ना? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज सेम। जो माता पिता और संतान कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है कैसी होती है? समान होती है। किसमें? माइटोसिस में। यानी कि सूत्री विभाजन कैसी होती है आपकी? सेम रहती है आपकी। तो यहां से आप क्या सीखे बताइए कि जो आपका माइटोसिस होता है, सूत्री समसूत्री विभाजन जो होता है आपका, उसमें जो आपका क्रोमोसोम जो संख्या जो होती है, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कैसी होती है? समान रहती है। यानी कि अगर उसका 2n है तो उसका भी संतानों का भी उसका 2n का 2n ही रहेगा। ठीक है ना? चलिए अब देखिए माइटोसिस डिवीजन इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। अब जो आपका माइटोसिस होता है उसमें क्या होता है? आपका 4 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं आपके? 4 फेस होते हैं। कौन कौन से? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। यानी कि आपका पूर्वावस्था, पूर्वा पूर्वावस्था, मध्यावस्था, मध्यावस्था, तीसरा आपका होता है एनाफिस यानी कि पक्षावस्था, पक्षावस्था, और चौथे को बोलते हैं हमें अंत्यावस्था। क्या बोलते हैं इसे? हम बोलते हैं अंत्यावस्था बोलते हैं। ठीक है ना? यानी कि प्रोफेस को पूर्वावस्था, मेटाफेस को मध्यावस्था, एनाफेस को पक्षावस्था, टीलोफेस को अंत्यावस्था। ठीक है ना? देख पा रहे हो आप इमेज पर, ये आपका क्या है? एम फेस है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। हमने ये पढ़ लिया आपका, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया और हमने ये भी पढ़ लिया। अब बारी आती है आपकी इनकी। ठीक है ना? तो वन बाय वन हम देखेंगे अपना, चारों को देखते हैं। सबसे पहले बात आई आपकी प्रोफेस की। जिस प्रकार से अब क्या हुआ, आपकी एंट्री होगी अपने एग्जाम हॉल में। क्या होगी आपकी एंट्री? आपकी होगी एग्जाम हॉल में होगी। तो अब चलेगा ड्रामा, नाटक चलेगा आपका, है ना? अगर आपकी ऐसे समझ में नहीं आ रही है तो हमारे पास एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। पूछे कौन सा? तो समझाते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल के साथ में। हम्म जैसे आप हो तबेले वाले। आप कौन हो? आप हो मतलब जो गाय रखते हैं अपने पास में। ठीक है ना? अब आपको अपनी गायों को बेचना है। क्या करना है? गायों को बेचना है। ठीक है ना? सबसे पहले बात आती है आपके पास गाय है। क्या है आपके पास में? गाय है आपके पास में। ठीक है ना?
और जो गाय आपके पास में है दो प्रकार की है। कैसी गाय आपके पास में है? दो प्रकार की है। अब पूछिए किस प्रकार की दो प्रकार कैसे हो गई आपकी? कुछ होंगी जो ज्यादा दूध देंगी, कुछ होंगी जो कम दूध देंगी, है ना। अब ये तो मत बोलना कि मतलब सर एक लंबी है, एक मोटी है, एक पतली है। कुछ चीजें अपने हिसाब से रखिए, ठीक है ना। तो आपके पास दो प्रकार की गाय हैं, लेकिन आपको अपनी गाय बेचनी है। तो आप ये तो बताओगे नहीं जो लेने वाला होगा कि भाई ये देखिए ये मतलब हमारी कम दूध देती है गाय, ये ज्यादा दूध देती है। आप क्या करोगे? अपने तबेले में सारी गायों को इकट्ठा रख दोगे। क्या करोगे? अपनी सारी गायों को इकट्ठा रख दोगे। यानी कि जब आपकी गाय रखी गई कहाँ पर, तो उसको हम बोलेंगे प्रोफेस। क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं प्रोफेस, ठीक है ना। यानी कि आपका पूर्वावस्था। आपने अपनी सारी गायों को नहला धुलाकर क्या कर दिया? तबेले पे रख दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद में भैया जी आ गए जिनको गाय लेनी थी। कौन आ गए? वो भैया जी आ गए जिनको गाय लेनी थी। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि भैया एक काम करो, इनको लाइन से लगा दो, इनको लाइन से लगा दो। क्या करो? लाइन से लगा दो। अब आप पूछोगे कि मतलब भाई साहब ऐसा क्यों? तो वो बोलेगा कि मतलब हम ना देखने को कंफ्यूज हो जा रहा है कि मतलब कौन सी आपकी गाय अच्छी है कौन सी नहीं है। तो आप अगर लाइन से लगा दोगे तो हम चीजों को अच्छे से देख पाएंगे। तो अब आप भी सोचोगे कि मतलब क्या भैया पैसा देके जा रहा है आपका, तो लगा देते हैं, उसका मन है, जैसा आपका मतलब कस्टमर चाहे, है ना। तो आपने चीजों को लाइन से लगा दिया। देख पाओ लाइन से लगा दिया, है ना। क्या किया हमने? लाइन से लगा दिया। तो जो लाइन से लगा दिया तो उसको हम बोलते हैं मेटाफेस, यानी कि मध्यावस्था, ठीक है ना। कोई दिक्कत? बोलोगे साथ तो आपको समझ में आ रहा है आपको। अब आगे देखिए, जब हमने लाइन से लगाया उनको गायों को, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि जो लेने वाला जो कस्टमर था उसने कुछ गाय तो अपनी सेलेक्ट कर ली, कुछ गाय अपनी सेलेक्ट कर ली, और कुछ गायों को बोला कि भैया ये तो हम लेंगे नहीं, ये तो हम लेंगे नहीं। तो होगा क्या कि जब लेन देन की बात आएगी तो उससे पहले जो गाय उसने ली, जो गाय उसने ली वो तो अपने कुत्ते बांध लेगा, कुछ गाय उसके कुत्ते बंद की जाएंगे आकर, है ना। और जो गाय उसने नहीं ली, जो गाय उसने नहीं ली वो वापस अपने कुत्ते बांध लेगा, जो ऑनर आपका है ना, जिसकी गाय उसके पास में। समझ में आई बात? तो इसको हम बोलते हैं एनाफेस। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं एनाफेस बोलते हैं, यानी कि पच्छा बस्ता बोलते हैं, पच्छा बस्ता बोलते हैं, ठीक है ना। अब गाय हमारी बच गई, उसके बाद में जो लेने वाला होगा वो अपने घर ले जाएगा, जिसको जो नहीं बिची गाय वो अपने वहां पर रह जाएंगी। समझ में आता है आपको? तो उसको हम बोलते हैं टीलोफेस। क्या बोलते हैं हमें? उसके बाद हम बोलते हैं टीलोफेस बोलते हैं, यानी कि अंत्यावस्था। उसके बाद में जो गाय रह गई आपके घर पर वो अपना आगे में चीजें देखेंगी अपने, और जो चली गई उनका अपना घर बन जाएगा, है ना। तो उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी कि अब होगा उसका साइटोप्लाज्म का डिवीजन। आई होप आपको समझ में आया होगा मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए चीजें आसान हैं, लेकिन जब एग्जाम में आती है तो बच्चा भूल जाता है कि मतलब कौन सी किसकी बात हो रही है। ऐसा नहीं कि मतलब हम कुछ नया पढ़ा रहे हैं, आपने पहले से पढ़ा नहीं पढ़ा है, पढ़ा आपने सब कुछ है, बस चीजों को आप समझे नहीं है कि मतलब अगर एग्जामिनर अगर अपना आपका सवाल घुमा कर पूछ ले तो आप वहां पर अटक जाओगे, आप वहां पर अटक जाओगे। और ऐसा हम चाहते नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको देकर चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, जैसे ही आपकी मर्जी। देखिए प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, ट्यूलोफेस, अभी समझेंगे हर चीज को बारी बारी। देख पा रहे होंगे आप, ये क्या आपका माइटोसिस है आपका। देखिए सबसे पहले बात आती है आपकी प्रोफेस की, यानी कि क्या आपका
पूर्वावस्था, पूर्वावस्था की बात हो रही है आपकी है। तो ये क्या आपका, ये आपका माइटोसिस का पहला फेज है, फर्स्ट स्टेज है। किसकी? माइटोसिस की आपकी। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, शुरुआत में क्या होगा इसका कि जो गुणसूत्रीय पदार्थ हैं कैसे हो जाएंगे? संघनन हो जाएंगे, मतलब पास पास आ जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? कैसे हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे। जैसे कभी आपने पतंग उड़ाई हो, जब पतंग उड़ाते हो तो क्या हो जाता है, धागा आपका खुल जाता है, और जब आप उतार के रख देते हो अपनी पतंग को, क्या करते हो, चरखे में बांध के रखते हो ना, मतलब गट्टा करके रखते हो आप। उसी प्रकार से हमने क्या किया, आपका जो क्रोमोसोम मटेरियल है उसे हमने क्या कर दिया, उससे हमने कंडेंस कर दिया। किसको? क्रोमोसोम मटेरियल को हमने क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया। गुणसूत्रीय पदार्थ जो थे हमारे, वो कैसे कर दिया हमने, संघनन कर दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है सेंट्रोल बिगिन टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स इन द सेल। जो आपके सेंट्रोल्स थे, क्या थे आपके, जो आपके सेंट्रोल्स थे, उनको हमने क्या किया, उनको हमने अपनी जगह पर पहुंचा दिया। क्या किया? अलग अलग जगह पर पहुंचा दिया। किसको? हमने सेंट्रियोल को, यानी कि तारक केंद्र जो थे कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना शुरू कर दिए। जैसे आप देख पा रहोगे, ये क्या आपके सेंट्रियोल हैं, क्या है बेटा जी, आपके सेंट्रियोल हैं। और ये आपके देख पा रहोगे, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, दोनों अलग जगह पर पहुंचने शुरू हो गए। तो प्रोसेस में क्या हुआ, शुरुआत में क्या हुआ, आपका जो क्रोमोसोम था, उस जो क्रोमोसोम मटेरियल जो था, गुणसूत्री जो आपका गुणसूत्रीय पदार्थ जो था, वो कंडेंस हुआ शुरुआत में। और उसी के साथ साथ जो सेंट्रोल थे आपके, तारक केंद्र जो थे, वो विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ना शुरू कर दिए। क्या कर दिए? जो आपके सेंट्रोल थे वो मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स, वो क्या किए, तारक केंद्र जो थे कोशिकाओं के विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना शुरू कर दिए। ठीक है ना, किसमें? आपका प्रोफेस में, यानी कि पूर्वावस्था में। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेस मार्क्ड बाय द फॉलोइंग इवेंट्स, यानी कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं इससे हम पता लगा सकते हैं कि अब यहाँ पर प्रोफेस हो रहा है। तो कौन कौन से हैं प्रोफेस? देखिए, पहले तो आप देखते हैं इमेज पर, प्रोफेस आपका क्रोमोसोम्स आपके, सेंट्रोल आपका ये रहा, और ये आपके विपरीत जगह पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। हाँ, अगला पॉइंट क्या आपका, देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका है क्रोमोसोमल मटेरियल कॉम्पैक्ट कैसे हो जाएंगे, बताइए। जो आपका क्रोमोसोमल मटेरियल जो है, मतलब संग्रहित हो जाएंगे, मतलब कि पास पास आ जाएंगे, संग्रहित हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स टू क्रोमेटिड्स अटैच्ड एट अ सेंट्रोमियर, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो आपके सेंट्रोमियर होगा उससे क्या होगा, दो सेंट्रोमियर्स आपके जुड़ जाएंगे, किससे? क्रोमेटिड से। क्या होगा बेटा जी कि जो आपके क्रोमेटिड्स होंगे, अगर आपको ये ना समझ में आई हो तो अभी समझ में आएंगे। आप कैसे आएंगे, देखिए, मान लीजिए ये आपका एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम था आपका पास, ठीक है ना, क्या था, क्रोमोसोम था हमारे पास में। ये जो भीतर वाला जो है, ये जो हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, बताइए, क्या बोलते हैं इसे हम? इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं बेटा जी? तो इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, बोलते हैं हमें। क्या बोलते हैं हम इसे? हम इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है ना। और ये जो आपकी जो डंडियां हैं, ये जो आपकी डंडियां जो हैं, इसे क्या बोलते हैं बताइए? तो इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं हमें? इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है ना। और ये कितनी होंगी आपकी? ये दो होंगी। ये तो आपकी एक बन गई और दूसरी हमने ये बना दी आपकी। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या बन गया आपका? तो ये आपका बन गया एक क्रोमोसोम बन गया आपका।
और कहाँ देखने में मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको प्रोफेस में। देखिए यहाँ पर ये आपका सेंट्रोमियर, बीच में आपका क्या है, आपका सेंट्रोमियर आपका है ना। और जो बाहर बाहर जो क्या है आपके बताइए, तो वो है आपके क्रोमेटिड्स। क्या है बेटा जी, तो बाहर आपके हैं क्रोमेटिड्स आपके हैं। ये क्या है आपके, तो ये आपके हो जाएंगे क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, तो ये आपका हो गया। आगे क्या होगा देखिए, इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब स्पिंडल्स, यानी कि माइक्रोट्यूबल्स। क्या बोल रहा है, माइक्रोट्यूबल्स आर माइक्रोट्यूब स्पिंडल्स के संयोग की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि जो आपकी जो रेस बन रही हैं ये बनना आपका शुरू हो जाएगा, किसमें, आपका प्रोफेस की शुरुआत में। और जैसे ही प्रोफेस में जब लेट अवस्था में पहुंचेंगे तो क्या होगा, इन लेट प्रोफेस में क्या होगा, गोल्गी बॉडी, ईआर मतलब एंडोफाइल रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर। कैसे हो जाएगा आपका, डिसअपियर हो जाएगा। कौन कौन से लेट प्रोफेस में क्या होगा, गोल्गी बॉडी, या मतलब कि एंडोफाइल रेटिकुलम आपका, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप कैसे हो जाएंगे आपके, गायब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके, गायब हो जाएंगे। कौन कौन से आपका क्या हो जाएगा बेटा जी बताइए, तो ये चीज आपकी गायब हो जाएंगी। देखिए आप इस इमेज पर देखिए, अर्ली प्रोफेस, उसके बाद में लेट प्रोफेस। देख पा रहे होंगे ये आपकी लाइन बनी हुई है, प्रॉपर गोला बना हुआ है, और ये आपका धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गया, है ना। तो ये था आपका प्रोफेस। अगर ना समझ में आया हो तो अभी लिख देते हैं आपके लिए। देखिए, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी, गोल्जी काय, उसके बाद में आपका अंतर्द्वयी, अंतर्द्वयी जालिका और केंद्रिका, केंद्रिका, और उसी के साथ में जो आपका केंद्रक आवरण है, केंद्रक, केंद्रक आवरण, आवरण, ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके दिखाई नहीं पड़ते किसमें, जब आपका लेट प्रोफेस में ये चीज आपको दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका प्रोफेस। क्या हो गया आपका, प्रोफेस हो गया। अब हम बात करते हैं आपकी मेटाफेस की। किसकी बात करेंगे अब हम बात करते हैं आपके मेटाफेस की बात करते हैं, यानी कि मध्यावस्था, मध्यावस्था की बात कर रहे हैं आपकी, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, पहला पॉइंट क्या है, बिगिन व्हेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर। जब शुरुआत होती है तो क्या होता है, परमाणु झिल्ली पूरी तरह से कैसे हो जाती है आपकी, गायब हो जाती है। परमाणु झिल्ली पूरी तरीके से कैसे हो जाएगी आपकी, डिसअपियर, यानी कि गायब हो जाएगी। देख पा रहे हो, दिखाई पड़ रही है आपको, नहीं दिखाई पड़ रही है आपको, और यहां पर आपकी थी, ये क्या आपकी देखिए, और यहां पर आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई है ना, हो गई ना, गायब हो गई आपकी। आगे बोल रहा है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो आपके गुणसूत्र हैं कोशिका द्रव्य के माध्यम में फैल जाएंगे। ये क्या आपके फैल गए, आपके यहां पर फैल जाएंगे आपके। अगला पॉइंट आपका है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड।
जो क्रोमोसोम होगा वो जितना संघनन होना चाहेगा उतना संघनन हो चुका होगा, यानी कि जितना गुणसूत्र का संघनन पूरा हो गया होगा किसमें, आपका किसमें, मेटाफेस में। ठीक है ना। अगला पॉइंट आपका है मैक्सिमम कंडेंसेशन विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि जो सबसे ज्यादा जो मतलब कंडेंसेशन संघनन होगा वो कहाँ होगा आपका, तो वो होगा आपका मेटाफेस में, यानी कि मध्यावस्था में। और यही वह टाइम होता है कि जब साइंटिस्ट लोग माइक्रोस्कोप पर देखकर ये पता लगाते हैं कि जो क्रोमोसोम आपका है वो किस शेप का है, क्योंकि शेप के हिसाब से जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं, है ना। आपने पढ़ा भी है, आपने जो आपने चैप्टर पढ़ा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोर्स का जो अपने चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने चीज देखी हुई थी, है ना। देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट स्टडीज इजिली स्टडीड, कहां पर, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अध्ययन सबसे आसानी से कहां पर होता है, तो वो होता है आपका मेटाफेस में। कहां पर होता है आपका, तो वो होता है आपका मेटाफेस में होता है आपका। चलिए अब देखते हैं आगे। तो ये आपका क्या है, मेटाफेस आपका है। ठीक है ना। अगला पॉइंट आपका क्या है कि मेटाफेस क्रोमोसोम्स में क्या होता है आपका, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्या होते हैं उनके पास में, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं किस, और एक सेंट्रोमियर होता है। देखिए ये रहा आपका, क्या रहा बताइए, तो ये आपका हो गया सेंट्रोमियर, जो सेंटर में आपका है उसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर बोलते हैं हम उसे, है ना। तो ये तो हो गया आपका सेंट्रोमियर हो गया आपका। उसके बाद में इन्होंने बोला क्रोमेटिड, देखिए ये हो गया आपका एक क्रोमेटिड हो गया आपका, है ना। और एक हो गया आपका, ये एक क्रोमेटिड हो गया आपका, ये आपका एक क्रोमेटिड आपका ये रहा, और एक आपका ये हो गया, एक आपका ये, और ये पूरा एक। क्योंकि ये दोनों पास पास हैं, क्योंकि ये दोनों पास पास हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम बोलते हैं टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। समझ बात आई आपको, दो बहन क्रोमेटिड्स आपका हो गया, है ना। आगे बोल रहा है कि स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर और कॉल्ड काइनेटोकोर्स, यानी कि जो सेंटर आपका है जहां पे आपका सेंट्रोमियर आपका प्रेजेंट है उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्क के समान एक होता है जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं हमें, जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर बोलते हैं इसे हमें। ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्पेंडल फाइबर्स या प्रोटीन प्लेट्स। क्या बोल रहा है कि प्रोटीन प्लेट्स पर स्पिंडल फाइबर के जुड़ने के स्थान है, यानी कि आप देख पा रहे इस इमेज पर कि ये जो आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं ये जो जुड़े हुए इससे जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए आपके हैं काइनेटोकोर से। किससे जुड़े हुए आपके हैं, तो ये जुड़े हुए आपके हैं काइनेटोकोर से आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि मेटाफेज इज अ characteristics by all the chromosomes coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fibers from one pole and its sister chromatids connected by the kinetochore to spindle fibers from the opposite pole। देखिए जैसे आप ये जानते हो कि ये आपका सिस्टर क्रोमेटिड्स आपके हो गए, है ना। और ये किससे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए आपके हैं स्पिंडल फाइबर्स से। और ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, वो अपोजिट पोल पर जुड़े हुए हैं। और ये आपके क्या है, ये आपके सेंट्रोमियर्स हैं। सेंट्रोमियर के जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, तो वो जुड़े हुए आपके हैं काइनेटोकोर से जुड़े हुए आपके हैं। समझ बात आई आपको आई। देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है कि मेटाफेस प्लेट, यानी कि
जो ये लाइन बनेगी, जो ये सीधी लाइन बनेगी, इससे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मेटाफेस प्लेट। क्या बोलते हैं इसे हमें, तो इसे हम बोलते हैं मेटाफेस प्लेट बोलते हैं। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेस, यानी कि इस प्रकार जो लाइन बन गई, इससे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोल देंगे आपका मेटाफेस बोल देंगे, ठीक है ना। और इसके की फीचर क्या है कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू कानेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल। उसके बाद में क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेस प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ प्लेट्स। क्या बोल रहा है कि भाई, बात बोल रहा है कि जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेटाफेस प्लेट पर आ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं आपके। जैसे आपने अभी देखा था इस इमेज पर, जो समझाया था हमने आपको कि जब आपके जो आपका मतलब जो आपका कस्टमर आया तो उसने क्या बोला कि आप उसको लाइन से लगा दीजिए। जो ये लाइन बनी वो क्या बनी आपकी लाइन, तो उसको हम बोलते हैं मेटाफेस प्लेट। क्या बोलते हैं हमें, तो उसे हम बोलते हैं मेटाफेस प्लेट बोलते हैं। समझ में बात आई आपको। चलिए अब हम देखते हैं आपका है एनाफेस। क्या देखते हैं आपके हैं, अब हम देख रहे हैं आपका एनाफेस देख रहे हैं, देखिए। और एनाफेस को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पच्चावस्था, पच्चावस्था बोलते हैं हम इसे, हमें, है ना। देखिए इसमें क्या होता है, एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेस, यानी कि एनाफेस की शुरुआत में क्या होता है आपका स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स आपके हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। देख पा रहे होंगे आप, ये कैसे हो गए आपके, अलग अलग हो गए। जो आपकी सिस्टर क्रोमेटिड्स थी आपकी, वो क्या हो गई, दूर दूर भाग गई आपकी, है ना। तो क्या हुआ इसमें, इसकी शुरुआत में क्या होता है आपका स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स हैं क्या हो जाता है, उनका विभाजन हो जाता है आपका, है ना। यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर है वो क्या हो जाएगा आपका स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि सेंट्रोमियर आपका अलग अलग हो जाएगा। टू डॉटर क्रोमेटिड्स नाउ रिफर्ड टू एज क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बोल रहा है कि जो दो संतति क्रोमेटिड जिन्हें अब भावी संतति नाभिक के गुणसूत्र कहा जाएगा। जैसे ये था आपका सेंट्रोमियर, है ना, ये आपका एक सिस्टर क्रोमेटिड और ये आपकी दूसरी क्रोमेटिड, है ना। और उसके ऊपर क्या था आपका, ये था आपका सेंट्रोमियर था आपका, है ना। और इसके ऊपर था आपका कनेक्टोकोर था आपका, है ना। जब ये कहां पहुंचे, एनाफेस पर पहुंचे, तो क्या हुआ, ये आपकी बीच में लाइन थी आपकी इस प्रकार की। एक सेकंड, लाइन गलत बन गई आपकी। मान लीजिए ये आपकी एक लाइन थी, है ना। तो क्या हुआ, इधर आपके जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए थे बताइए, तो इधर जुड़ा हुआ था आपका स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए थे आपके ये, है ना। और जब एनाफेस में आया तो क्या हुआ, इसने इससे इधर खींचा, है ना, और इसने इससे इधर खींचा। जब ये खींचा तो क्या होगा, जैसे आपको बताया था हमने, यहां पर क्या बताया था हमने कि जब उसने अपने पसंद की गाय ले ली तो क्या किया, उसने अपने खूंटे तरफ खींच लिया इससे, और उस जो रह गई वो अपने खूंटे बंद गई जाकर। जब खींचा तो क्या हुआ, जो उसका मुंह था गाय का वो इस तरफ हो गया, है ना, और पूंछ उसकी पीछे तरफ रह गई, पूंछ उसकी पीछे तरफ रह गई। तो वैसे ही देखिए इस इमेज में कि जब खींचा गया आपका क्रोमोसोम खींचा गया तो ये कैसे हो गए, आपके जो क्रोमेटिड्स थे आपके कैसे हो गए, वो पीछे तरफ आपके पहुंच गए। समझ पा रहे हैं आपके, ये क्या थे, पहले ये आपके थे एक क्रोमोसोम थे, जब ये स्प्लिट हुए मतलब अलग अलग हुए आपके, तो दोनों अपने बहनें जो थी वो बहनें आपकी अलग अलग हो गई आपकी। समझ में बात आई आपको। आगे बोल रहा है कि डॉटर क्रोमेटिड्स न्यू क्रोमोसोम बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द टू अपोजिट पोल्स। और जो मतलब कहां पहुंच जाएंगे, दोनों अपने अपोजिट पोल्स तरफ पहुंच जाएंगे। एज ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्विलेटरल प्लेट, यानी कि जो आपकी बीच वाली प्लेट थी उससे वो दूर की तरफ चले जाएंगे अपने, ठीक है ना। तो ये था आपका एनाफेस। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी टीलोफेज की बात करते हैं।
अब टेलोफेज में क्या होगा, देखिए ये आपकी है आखिरी अवस्था है, ये आपका क्या है टेलोफेज यानी कि अंत्यावस्था, आपकी आखिरी स्टेज आपकी है। अब इसमें क्या होगा, देखिए आपकी फाइनल स्टेज है, बिल्कुल सही बात है। एट द बिगिनिंग ऑफ टेलोफेज, शुरुआत में क्या होगा, इसकी टेलोफेज की शुरुआत में क्या होगा, द क्रोमोसोम्स that have reached their respective poles, जो क्रोमोसोम्स होंगे, आप गुणसूत्र आपके होंगे, वो अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां उनको पहुंचना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका है दे डिकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, यानी कि वो दोबारा से डिकंडेंस हो जाएंगे और अपनी इंडिविजुअलिटी खो देंगे। ये अब क्रोमोसोम बन गए थे, उसके बाद में वो क्या कर देंगे, एक मिनट ये समझा रहे हैं आपको, ये देखिए ये क्या आपका टेलोफेज आपका है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, इन्होंने अपनी मतलब जो इंडिविजुअलिटी थी, क्रोमोसोम जो थे वो उन्होंने खो दी, और जैसे वो पहले धागा बने हुए फिर रहे थे वैसे ही फिर से आपके धागे बन गए अपने टेलोफेज पर, ठीक है ना। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला पॉइंट बोल रहा हमारा टेलोफेज का क्या है कि द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट इन अ मास इन द टू पोल्स, जो क्रोमोसोम मटेरियल आपका होगा वो फिर से फैल जाएगा अपने पोल्स पर, ठीक है ना। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, यानी कि जो एनवेलप जो बेकार हो गया, जो मतलब खत्म हो गया था, वो फिर से दिखना शुरू हो जाएगा किसमें, यहाँ पर टेलोफेज में, ठीक है ना। और न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपके हैं फिर से आपके बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो आपका केंद्रक हुआ, गोल्गी का हुए और आपके अंतरद्रव्य जालिका जो हुई उनका क्या हो जाएगा, पूर्ण निर्माण आपका हो जाएगा। केंद्रिका आपकी, केंद्रिका आपकी होगी और गोल्गीकरण आपका हो गया, गोल्गी काय आपका हो गया, और आपका जो आपका क्या था अंतःद्रव्य जालिका जो थी आपकी वो आपकी पुनः निर्मित हो जाएगी, पुनः निर्मित हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो ये था आपका टेलोफेज, यानी कि जो आपका क्या था, आपकी जो आपका चल रहा था, आपका कनेक्टिव प्रोसेस चल रही थी आपके, वो आपकी कंप्लीट हो गई आपके यहाँ से, ठीक है ना। अब आपका होगा साइटोकाइनेसिस, यानी कि अब आपका जो चीज बन गई, ये आपकी सेल्स आपकी, ये आपका न्यूक्लियस आपका अलग अलग हो जाएगा। अभी वो काम चल रहा था, कहाँ चल रहा था आपका काम, अभी आपका काम चल रहा था न्यूक्लियस पे चल रहा था, अब चलेगा आपका कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में चलेगा, ठीक है ना। जो आपका साइटोकाइनेसिस होता है उसका मतलब क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन। क्या होता है बेटा जी, तो इसका मतलब होता है आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिसे हम बोलते क्या है, बताइए क्या बोलते हैं हम, जैसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस बोलते हैं हमें, है ना। और ये कब हुआ आपका, ये हुआ कब हुआ बताइए, तो ये हुआ आपका कैरियोकाइनेसिस के बाद में। कब हुआ आपका, तो ये हुआ आपका कैरियोकाइनेसिस के बाद में हुआ आपका क्या, साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। और जो आपका साइटोकाइनेसिस होता है उससे क्या बोलते हैं हिंदी में है, उससे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। क्या बोलते हैं इसे हमें, तो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हमें, तो इसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए आप, देखिए अब हमारे पास दो चीजें हैं, एनिमल सेल एंड आपका प्लांट सेल। क्या चीज है आपके पास में, एनिमल सेल है आपके पास में और आपके पास में प्लांट सेल है ना। अब ये बात आप जानते हो, जो एनिमल सेल होता है उसके पास सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल सेल के पास में सेल वॉल नहीं होती है, परंतु जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है ना। तो क्या होता है, जब एनिमल सेल होगा द फरो ग्रेजुअली डिपेंड्स
deepen and ultimately join in the center, dividing the cell cytoplasm into two। देखिए यहाँ पर तो क्या होगा, धीरे धीरे ये मतलब जो आपकी होगी वो अंदर तरफ जाएगी, है ना, और ये आपका एक प्रकार से फरो बना लेगा, मतलब धीरे धीरे आपका अंदर जाएगी, जाते जाते ये आपकी डिवाइड हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना, क्या होगा, धीरे जाकर आपका डिवाइड हो जाएगा। तो फरो कहाँ बनेगा आपका, तो फरो बनेगा आपका एनिमल सेल में। कहाँ बनेगा आपका, तो वो बनेगा आपका एनिमल सेल में बनेगा, ठीक है ना। और उसी प्रकार से सेल पे क्या देखने को मिलेगी, तो वो देखने मिलेगी आपको कहाँ पर, तो वो देखने मिलेगी आपको कहाँ पर, प्लांट सेल में। जो पादक कोशिकाएं हैं उनमें क्या देखने मिलेगा, उनमें देखने मिलेगा आपको सेल प्लेट, क्योंकि उनके पास क्या होता है, उनके पास सेल बल होती है। जैसे जहां पर आपका क्या हो जाएगा, आपका एक सेल प्लेट बन जाएगी आपकी, और उसके बाद में वो मतलब बाहर की तरफ आपकी आएगी, है ना। शुद्ध भाषा में बोलें तो जो आपका एनिमल सेल होगी आपकी, पादक कोशिका, पशु कोशिका जो कोशिका जो होगी आपकी, उसमें बाहर से अंदर तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर जाएंगे आप। और जो आपकी प्लांट सेल होगी उसमें क्या होगा, अंदर से आप बाहर आएंगे, अंदर से आप बाहर आएंगे। समझ में आई बात आपको। तो ये हो गया आपका साइटोकाइनेसिस, आपका हो गया, देख पा रहे होंगे आप। ये आपकी दो कोशिकाएं आपकी बन गई, ठीक है ना। देखिए आपका इंटरफेस का, जहां पे आपने किया था G1 S एंड G2 देखा था आपने, प्रोफेस मेटाफेस में क्या हुआ आपका, एक लाइन में आ गए। एनाफेस में अपनी अपनी तरफ खींच लिया उन्होंने। टीलोफेस में ये देखिए आप, और सेकंड क्या हुआ आपका, दो अपनी अलग अलग कोशिकाएं आपकी बन गई। देखिए ये भी आपकी वही इमेज है। अब जो क्या होता है आपका, अब देखिए आप, जो पादप कोशिका होती है उनमें क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल। कहां शुरुआत होती है इसकी, तो इसकी शुरुआत होती है आपकी सेल के अंदर से, कोशिका के अंदर से शुरुआत होती है किसकी, जो आपकी सेल वॉल के फॉर्मेशन की। ग्रो आउटवर्ड, फिर मतलब बाहर जाती है आपकी, है ना। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर, जिसे हम बोलते हैं सेल प्लेट। क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेल प्लेट बोलते हैं हमें, है ना। और दैट रिप्रेजेंट द मिडिल लैमेला बिटवीन द टू बॉल्स एडजेसेंट, यानी कि जो मतलब आपका मिडिल लैमेला होता है उस प्रकार से ये अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। कौन, आपकी सेल प्लेट, ठीक है ना। चलिए, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें कैरियोकाइनेसिस जो होती है नहीं होती है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस के बाद में आपका साइटोकाइनेसिस आपकी नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें आपके बन जाते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन शो हो जाती है वहां पर, यानी कि उनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका है जो कोकोनट होता है आपका, नारियल, उसका पानी, उसके पास क्या होते हैं, उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए उसे बोलते ठीक है ना। इसका उदाहरण क्या आपका, नारियल में तरल जो होता है उसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है ना। चलिए, अब फायदे क्या होते हैं माइटोसिस के, आपको बताइए क्या फायदे होते हैं आपके सूती विभाजन के। तो देखिए, माइटोसिस आर इक्वलेटरल डिवीजन, कैसे होते हैं, इक्वेशन डिवीजन होते हैं आपके, है ना। कैसे होते हैं आपके, तो ये होते हैं समीकरण विभाजन होते हैं, है ना, जो सिर्फ और सिर्फ कहां देखने मिलते हैं आपको, बताइए, डिप्लॉयड सेल में देखने मिलते हैं आपको, है ना। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स, कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं, सम सोशल इंसेक्ट, जैसे कि आपके हैप्लॉयड सेल हो गए इनके पास में, डिवाइड बाय माइटोसिस। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं और कुछ ऐसे आपके छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उनमें माइटोसिस देखने को आपको मिलता है, ठीक है ना। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। इससे क्या होता है, जो आपकी माइटोसिस होती है आपकी, सूती विभाजन जो होता है आपका, उसमें जो डॉटर सेल बनती है वैसी बनती है आपकी, सेम रहती है ना। और कैसी होती है, आइडेंटिकल होती है आपकी, जो आपके फादर होंगे उस प्रकार की आपकी सेम रहती है, ठीक है ना।
तो चलिए, हमें उम्मीद है हमने जो आपका माइटोसिस कंप्लीट करवाया वो आपको समझ में आया होगा, और ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम दोबारा से आपको समझा देंगे। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आपका समसूत्री विभाजन। क्या पढ़ेंगे आपका? कल हम पढ़ेंगे आपका अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे आपका, यानी कि कल हम पढ़ेंगे आपका मियोसिस। क्या पढ़ेंगे? तो कल हम पढ़ेंगे आपका मियोसिस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।